दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में लहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। नमस्कार। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के इस कार्यक्रम कवियों की पाठशाला में मैं आप सबों का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हमारा एपिसोड 2 है। पिछली बार हमने इस कार्यक्रम में डॉक्टर हरजीत सिंह सदर जी से बात की थी। उन्होंने हमें कविताओं के बारे में बहुत जानकारियां दी। आज भी सर हमारे साथ होंगे आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में। हम सर का हार्दिक स्वागत करते हैं पुनः इस मंच पर। प्रणाम सर, वेलकम। स्वागत है सर आपका, प्रणाम। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे साथ मंच में है एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन की फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा जी। योगिता जी का भी हम मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम योगिता जी। हम आगे बढ़े उसके पहले हमने पिछली बार जो डॉक्टर साहब से सीखा था उसका एक छोटा सा मैं रिकैप देना चाहती हूँ, ताकि उस कड़ी से जुड़ते हुए फिर हम आगे बढ़े। हाँ, बहुत अच्छी। सर ने हमें बताया था कि कविता होती क्या है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, हमारे जो जज्बात हैं खुलकर बाहर आए बिना किसी रुकावट के, तो वही कविता है। उन्होंने हमें सिखाया था कि जब हमारे विचारों पर दिल हावी हो जाए तो वो पद्य, और जब हमारे विचारों पर तर्क, हमारा दिमाग हावी हो जाए तो वो गद्य, प्रोज हो जाता है। सर ने हमें तुकबंदी के बारे में बताया। यह बताया कि तुकबंदी की जरूरत क्यों पड़ी। प्राचीन काल में जब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं हुआ करते थे और जब लिखे जाते थे काव्य, तो बहुत लोगों तक, उन्हें अधिक लोगों तक पहुंचना वो इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि वो लिखे जाते थे। तब ऐसी जरूरत थी कि कविता कुछ इस तरह से हो या साहित्य कुछ इस तरह से हो जिसमें एक रिदम हो, उसे याद आसानी से रखा जा सके। तो वो तुकबंदी में गढ़ी गई। हालांकि बाद में सर ने ये बताया कि लोगों को लगने लगा कि ये मानो हमें बांध सी रही है, तो लोग फिर ब्लैंक वर्स की ओर बढ़े। हमें यह बताया सर ने कि आप भले ही ब्लैंक वर्स में लिखो, पर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कविता में एक रिदम हो, कविता सोलफुल हो, उसमें भावनाएं हो। और एक बहुत अच्छी सलाह सर ने हम सबको दी कि हम जो रेनाउंड पोएट्स होते हैं, बड़े बड़े कवि होते हैं, उनको खूब पढ़ें। इतना पढ़े कि उनका जो लिखने का स्टाइल है, उनका जो टेक्निक है, वो हमारे मनोमस्तिष्क पर हावी हो जाए। और जब हम लिखने बैठे तो फिर बस उनका कुछ ऐसा प्रभाव हो कि हम सब उसी तरह अच्छे से लिखने लगे। और इससे दूसरा फायदा यह भी होगा कि इससे हमारा शब्दकोश भी बहुत ही रिच हो जाएगा। सर ने हमें यह कहा था कि जो
कविताएं होती है उसका शब्दकोश अलग होता है, प्रोज के शब्दकोश अलग होते हैं। और प्रोज के शब्दकोश अगर हम कविताओं में यूज करें तो फिर वो कविता कहीं ना कहीं अपनी सुंदरता खो बैठती है। तो जब हम अच्छे पोएट्स को पढ़ेंगे तो हमारे यह शब्दकोश भी बहुत ही समृद्ध हो जाएगा। सर ने पोएटिक डिक्शन की बात भी कही थी। दोस्तों ये सारा जो प्रोग्राम है 40-45 मिनट्स का, 45 मिनट का, ये एलपीजीआई एसए के फेसबुक पेज पर हम देख सकते हैं। ये बस एक जो उस दिन हमने सीखा था वो एक नटशेल में मैंने बताया, और आगे आज हम सर से और भी बातें सीखेंगे। तो सर आपका फिर से एक बार स्वागत है और सादर शुक्रिया प्रणाम आपका आज के शुक्रिया। पाठशाला में। सर हम लोगों में से ज्यादातर लोग जो अभी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, एक हमारा पैशन है लिखना, पर जो हम लोगों ने साहित्य को बहुत ही विस्तार में नहीं पढ़ा है। कोई कॉमर्स स्ट्रीम से आया है, कोई साइंस स्ट्रीम से आया है, पर लिखना हम सभी अच्छा चाहते हैं सर। और जब भी हम ये जो काव्य रस के बारे में सुनते हैं तो बहुत जिज्ञासा होती है कि ये रस एक्चुअली होता क्या है, कविताओं में इनका स्थान क्या होता है, कितना महत्व है इनका। सर कुछ रसों के बारे में हमें बताइए प्लीज। तो रस के बारे में बात शुरू करें। जी सर प्लीज। जिंदगी में जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं वो बगैर स्वाद के नहीं कर सकते। अगर खाना खाएं स्वाद ना हो तो अंदर नहीं जाएगा। ऐसे ही कविता पढ़नी हो तो उसमें जो तत्व है, सार है, ज्ञान है, वो हमारे अंदर तभी जाएगा अगर वो स्वादला हो, स्वादी हो। सो ये मुख्य बात तो यही है। जी अब सर। रसों के बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ। कविता में रसों का स्थान इतना ज्यादा है कि संस्कृत आचार्यों ने हमारे काव्य शास्त्र में ये कहा, रसात्मक वाक्यम काव्यम, कि रसात्मक वाक्य ही कविता है। अगर उसमें रस नहीं है तो वो कविता नहीं। हम जी कविता क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कविता हमें अपनी तरफ खींचती है। वही स्वाद है, स्वाद ही खींचता है। अब वो स्वाद कितने प्रकार के होते हैं ये हमने देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो रस है वो है श्रृंगार रस। इसको रसों का राजा कहा जाता है, रस राज कहा जाता है इसको। तो रस शब्द का कोशगत जो अर्थ है, जो डिक्शनरी में मीनिंग है, निचोड़ किसी चीज का, जो या फलों का रस, जैसे नींबू हम निचोड़ते हैं। जो रस हम पीते हैं, अगर इसकी मिसाल से हमने समझना हो तो हम कह सकते हैं कि वही रस कविता में भी है। रस से भाव, आनंद या स्वाद के ले जाते हैं कविता में। एक भरत मुनि हुए हैं संस्कृत में, उनके अनुसार रस कविता का सबसे ज्यादा जरूरी अंग है। अलग अलग तत्व होते हैं, जैसे कल्पना होती है, संवेदनशीलता होती है कवि के अंदर, और कई तत्व है। तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है रस। छंदबद्ध रचना कविता नहीं। छंद में अगर किसी कविता को हम बांध दें, तुकांत मिलाप कर दें, अगर उसमें रस नहीं है तो वो कविता नहीं है।
अगर उसमें कविता है तो बगैर छंद के भी कविता है। कविता में कविता जरूर होनी चाहिए, चाहे छंद मुक्त हो या छंद युक्त हो। तो जिनको संगीत की कोई समझ नहीं ज्यादा, संगीत के साथ कोई संपर्क नहीं ज्यादा, क्योंकि तुकांत मिलाप तो संगीत में ही होता है ना, और संगीत के लिए ही ये गीत और गजलें बनी है, जैसे मैं पहले बताया था। तो अगर कोई कवि संगीत नहीं जानता, उसको संगीत अच्छा भी नहीं लगता सुनना, या संगीत के साथ उसका संबंध भी कोई नहीं, तो वो तुकांत मेल के बगैर कविता लिख सकता है। अगर उसमें कविता होगी तो उसमें से भी हमें रस मिलेगा, उतना ही रस मिलेगा। एक छंद मुक्त कविता है मेरी, तो उसमें मैं कुछ लाइनें आपको सुनाता हूं। प्यार की भूख तो चूम लेती है, बेशक पराया क्यों ना हो। प्यार की भूख तो चूम लेती है, बेशक पराया क्यों ना हो। रोटी की भूख खा जाती है, बेशक अपना क्यों ना हो। क्या बात है सर। ज्यादा आदमी भूखे होते हैं ना, तो बंदे को भी खा जाता है, आदमी को भी खा जाता है, चाहे वो पराया क्यों ना हो। तो ये जो प्यार है, ये ये ही अपना श्रृंगार रस की आत्मा है, प्रेम। जी। सो कविता रूह की भाषा मानी जाती है, कि ये रूह की भाषा है, और रूह में रस होता है। वो जो रस है वो अगर प्रेम का रस है तो वो अपना इसको श्रृंगार रस कहेंगे। अच्छा। तो श्रृंगार रस इसको अपना श्रृंगार रस जो होता है ना, श्रृंगार रस का संबंध श्रृंगार से है, जी। श्रृंगारी हुई चीज। कविता भी श्रृंगारी जाती है, वो बाद में आएगा। जी। श्रृंगारने के लिए हम क्या करते हैं, अलंकारों का प्रयोग करते हैं। जी। अलंकार का अर्थ संस्कृत में है भूषण, गहना। भूषण। जी। औरत श्रृंगार करती है अपने रूप को श्रृंगारने के लिए, और मर्द अपने रूप को श्रृंगारने के लिए जो मर्दाना ऑर्नामेंट्स होते हैं वो पहनते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर कुछ भी नहीं पहना, सिर्फ कपड़ा ही पहना है, उसमें भी हम श्रृंगार देखते हैं। मेरे ये कॉलर हैं, मुझे इनकी जरूरत नहीं, इनको उतार दो फिर भी तो ये काम तो फिर भी आएगा, मगर इससे सुंदर लगता है, सौंदर्यात्मकता आती है इसमें। सो श्रृंगार से रस कविता में भरा जाता है, और फिर वो जब हम कविता सुनते हैं वो बड़ी बहुत स्वादली हमें लगती है। कविता रूह की भाषा मानी जाती है, इसीलिए रस की उत्पत्ति भी बगैर किसी तरद्दुद के सहज स्वाभाविक ही मानी जाती है। इसी करके यह माना गया है कि कविता जब कहे कि मुझे बाहर ले आ, कविता जब कहे कि मुझे बाहर ले आ, तभी कविता लिखनी चाहिए। अगर अच्छा। अंदर कविता नहीं तो हम जोर बहुत लगाते हैं कि ये बाहर आ जाए, बाहर, जब अंदर ही नहीं बाहर कैसे आए। जी। तो कविता के साथ जबरदस्ती नहीं चलती। हाँ, एक जुड़ी हुई बात है कि कई कोई उत्सव होता है, कोई दिवस होता है कि इस पे ऑनलाइन, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है
कविता तो अंदर है नहीं उसमें, और हमें कहा जाता है कि ये कविता लेके आओ, इस विषय पे कविता लेके आओ, तो हम जी कविता लिखते तो हैं, हमें महसूस भी हो जाता है कि ये कविता बनी नहीं है, दिवस की जरूरत पूरा करेगी वैसे ये, इसलिए कविता स्वाभाविक ही लिखी जाती है, ऐसे ही लिखनी चाहिए। जी मगर आजकल क्या हो गया है, रस कई दफा इसमें नजर नहीं आता, क्योंकि पहले कविता में भाव हावी होते थे, फीलिंग्स वो हावी होती थी। तो फीलिंग कोई भी हो, व्यक्ति को अपनी तरफ खींचती है। प्रेम का सीन हो, हम खींचे जाते हैं, अगर लड़ाई का सीन हो वो भी देखने खड़ जाते हैं, वो भी हमें अपनी तरफ खींचते हैं। सो रस को कोई भी हो, हम रस की ओर जाते हैं, इसलिए कविता बनती है। जी तो अब देखना है कि कौन कौन से रस हैं। 9 रस माने जाते हैं कविता, तो 9 में से जो रस राज है वो है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार केवल औरत या मर्द का नहीं, कपड़े का श्रृंगार, हम कमरा श्रृंगार देते हैं, उसमें भी रस मिलता है हमें। सो रस तो रस है, जहां भी कभी सुंदरता होगी, प्रकृति चित्रण में आप चले जाओ, आपकी कविता में प्रकृति चित्रण है, उसमें फूल खिले हुए हैं, तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, उनको भी फूल लगे हुए हैं, तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, वो सारा कुछ हमारी रूह को एक तरह से फूल की तरह बना देता है, खुशबू खुशबू कर देता है, वो भी श्रृंगार रस है। मगर श्रृंगार रस का ज्यादा संबंध प्रेम से जोड़ते हैं। सो इसका स्थायी भाव जो है, हर रस का कोई ना कोई स्थायी भाव है, फीलिंग है। जी कहते हैं, ये बात ठीक भी है, कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो 2 भावनाएं अपने साथ लेके आता है, एक डर, दूसरी लालच। हम उसको डरा के, जैसे कहते हैं कि भूत आ जाएगा, वो हमारी बात मान जाएगा, डर के मान जाएगा। जहां उसको हम कहेंगे चॉकलेट दूं तेरे को, लालच हो गया, ये उसे बहुत पसंद आती है। इससे फिर कब्जा पैदा होता है, उसके सामने कोई चीज कर दो वो ऐसे पकड़ता है। ये ईश्वर ने मुरली जो आरंभ वाली ट्रेनिंग है ना, ये दे के भेजता है। तो बाकी के जो भाव हैं, तो संसार में आके समाज में जब हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, मिलते हैं, वहां से समस्याएं भी पैदा होती हैं और बाकी भाव फिर पैदा होते हैं, उनके भी रस होते हैं अलग अलग। वीर रस आपने सुना होगा। सर, श्रृंगार रस रस के बारे में जानना था। अब जब हाँ हम भी कोई कविता लिखते हैं, प्रकृति के बारे में हम्म, लिख दिया, हाँ प्रेम के बारे में लिख दिया, तो क्या हम हाँ कह हाँ सकते हैं कि हमारी इस कविता में श्रृंगार रस है? हाँ कॉन्फिडेंटली हाँ, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, तो सर जहां मतलब भी ये है आपको, कि हाँ जी जी सर, हाँ बोलो। मतलब हर जो कविता होती है सर, वो अपने आप में किसी न किसी रस को समाहित किए हुए होती है, बिना रस की हाँ, मतलब कोई ना कोई कैटेगरी में आती है वो, कोई भी कविता। रस के बगैर हमारे अंदर दवाई छोड़ दो आप, और कोई चीज नहीं जाती जो हम अपनी मर्जी से लेते हैं। तो कविता भी ऐसे ही है, जी तो कविता में रस जरूर होगा, वो कितनी प्रकार के होते हैं ये सामने आते हैं हमारे। जी रेखा जी, मैं एक प्रश्न अंकल जी से पूछना चाहूंगी। जैसे अगर कविता हमने लिखी है तो उसमें हम ये कैसे पता करेंगे कि ये श्रृंगार रस की कविता है या ये कोई और रस की कविता है? हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। पता कहाँ से चलेगा कि कोई भी सुंदरता देख के हमारे मन में जो भाव पैदा होता है, अगर वो हो गया
पैदा, तो वहां श्रृंगार रस है। आपको चाहे उसका पता हो चाहे ना हो। पहले जब लोकगीत लिखे जाते थे, आम लोग लिखते थे, लिखना नहीं आता था, बोलने लोकगीत बोलते थे वो, रस उनको भी आता था, मगर उनको ये पता नहीं होता था कि ये श्रृंगार रस है। कविता की कोई व्याकरण पहले नहीं थी, ना संगीत की व्याकरण कोई थी। ये व्याकरण तो बाद में बने हैं, कविता की भी संगीत की भी। तो जब चीर फाड़ इसकी की गई कविता की, तो उसमें से ये रस मिले हैं कि इन रसों के कारण कविता अच्छी लगती है। क्लियर जी? हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज ही नहीं आ योगिता जी रही। जो पूछ, सर आवाज आ रही है? सर का शायद हेलो, प्रॉब्लम। मुझे लगता है हेलो। अंकल जी का शायद नेटवर्क का इशू है शायद। हाँ जी जी। मुझे हेलो तो हेलो। 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 हाँ सर, आवाज आ रही है हमारी? हेलो। कुछ इश्यू लगता है। लगता है उनका नेटवर्क इशू रहा है, मुझे लगता है रेखा जी। हाँ वही, उनको कॉल करें क्या? हम्म। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। हाँ जी, ये बीच में जी कट गया था। सर, योगिता जी इंटरनेट। ने आवाज आ कहाँ रही है? कहाँ चल रहे थे हम? जी, योगिता जी ने आपसे पूछा था कि जब हम कविता लिख ले तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा रस है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ, वही, ये सारे रसों की जब बात हो जाएगी ना, ये जवाब जी मिल जाएगा। जी कोई जी ना कोई रस कविता में जरूर होता है। एक ही कविता में कई रस भी हो सकते हैं। जी जी। तो सर दूसरा, श्रृंगार रस। जी हाँ, वीर रस है हाँ जी। जी सर वीर जी रस, जी। देश की खातर मर मिटने के लिए हम जवानों को उत्साहित करते हैं। तो वो जो उत्साहित करने के लिए कविताएं लिखी जाएंगी, जोश दिलाने के लिए, उसमें वीर रस होगा, उसको वीर रस कहा जाता है। ओके जी। हाँ जी, वीर रस बहुत, तो ये तो मेरा ख्याल। देशभक्ति से रिलेटेड हम कुछ भी कविता लिखते हैं, देशभक्ति जिसमें हाँ, आती है, सिर्फ, ऐसी भावनाएं आती हैं। हाँ, सिर्फ देशभक्ति नहीं, नेकी और बदी के बीच जहां भी टकराव होगा और नेकी के लिए हम लड़ मरेंगे, वहां जी यही रस होगा। ओके जी जी केवल देशभक्ति नहीं है कि देश के ऊपर कोई हमला हो गया तभी ये जागेगी, नहीं। जी कहीं भी कोई लड़ाई हो रही है, दो व्यक्तियों के विचकार, दो ग्रुपों के विचकार, एक ग्रुप नेकी करने वाला है, दूसरा बदी करने वाला है। जैसे रामायण में है, जी रामायण में है, वो वो लड़ाई होती है। उस लड़ाई वो लड़ाई जीतने के लिए हमें कुछ भी करने को तैयार है, अपनी जान भी वारने को तैयार हो। तो इसको वीर रस कहा जाता है। ये जो भावना होती है कुर्बान होने की, इसको वीर रस कहा जाता है। तो इसका जो स्थायी भाव है, जो भावना है,
वो अपना जोश है, जोश जो हमने जोश भरते हैं ना बच्चों में, जहाँ किसी में भी जोश भरते हैं, वो जोश जहाँ कविता में होगा वहाँ ये रस वीर रस होगा। सर आपकी कोई कविता है वीर रस से ओतप्रोत, तो एक एग्जाम्पल देकर हमें समझा दें कोई आपकी कविता। वीरता वाली बात मेरे में आई नहीं कभी, मेरे में सर वीर। मैं सर मैं एक कविता अपनी एक बोलूं, आप मुझे बताइएगा हाँ कि वो हाँ, वीर रस के अंदर बिल्कुल आती है कि नहीं। बिल्कुल। एक मैंने लिखी थी कि हाँ, डर को हटा के, झिझक को मिटा के, आज कदम बढ़ा ले, खुद को विजयी बना ले, निकल पड़ उस डगर बिना किसी अगर मगर, सुबह या किसी पहर बहुत अच्छे। लक्ष्य पे कभी रहे नजर, खुशियों हाँ को ये वीर, तलाश ले। ये सब आएगी, ये वीर रस में आएगी सर। हाँ ये वीर रस है, जोश दिवाने वाली है, जी जी। इसमें वीर मैं रस है। कवि सम्मेलनों में ये पढ़ती थी और मैं कहती थी कि मैं वीर रस की कविता पढ़ रही हूँ, पर हाँ हाँ मैंने सोचा आज एक बार आपसे कंफर्म कर लूं वाकई है कि नहीं। हाँ हाँ, मगर एक अंतर है इसमें जी सर। कि ये जो जोश है ना, ये सिर्फ जोश है, इसमें लड़ने मरने की चीज वो ऐसे नहीं है जैसे बॉर्डर पे होती है, राइट जी सर। जैसे रामायण में है, जी सर। महाभारत में है। वो लड़ाई के मैदान में जो होता है ना जोश, वो जोश अलग है, ये भी जोश है, इसको भी आप वीर रस ही कहेंगे। तो आगे रौद्र रस इसके साथ मिलता जुलता है, कई दफा पहचान करनी मुश्किल हो जाती है। रौद्र रस है, इसका जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। जोश और क्रोध में फर्क है। वीर रस में भी हम गुस्से में होते हैं और इसमें भी गुस्से से होते हैं, दोनों में क्रोध होता है, मगर वो क्रोध नेकी के काम आता है। ये जो रौद्र रस है, ये सिर्फ लड़ने के लिए ही लड़ाई हो रही होती है, क्रोध डोमिनेट करता है। वहां कोई ना कोई जो अच्छा लक्ष्य है आपका, नेकी से जुड़ा हुआ, वो काम करता है, उसके लिए आप कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। मगर जब गली में लड़ते हैं लोग बिना किसी खास कारण के, क्रोध चढ़ा होता है, तो उसको रौद्र रस बोलते हैं। वो भी तो हम देखने लग जाते हैं कि जी देखो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन जी। भागेगा मैदान में से। तो ये इतना थोड़ा फर्क है उस ये ये प्रचलित है ज्यादा। क्या सर, रौद्र रस में मतलब कविता है क्या हमारे, कौन सी कविता हम देख सकते हैं सर, पढ़ सकते हैं रौद्र रस रौ- की। हाँ, रौद्र रस में जैसे लड़ाई के मैदान होते हैं, योद्धा जब कोई तलवार निकाल के गुस्से में आके लड़ने जाता है, तो जी वो है, उत्साह तो उसमें है, मगर गुस्सा भी उसमें है। गुस्से के बगैर उसके उत्साह को हम ये नहीं कहते कि फ्रूटफुल साबित तो होगा। सो उत्साह के साथ क्रोध होता है, जहां सिर्फ क्रोध होता है, कोई नेकी वाला काम नहीं करना होता, लड़ाई के लिए ही लड़ाई होती है, वो है रौद्र रस। एक करुण रस है, जी। करुण रस। करुणा रस जी। नेकी और बुराई की लड़ाई, लड़ाई हो रही है। नेकी वाले का जब नुकसान होता है तो हमारी हमदर्दी उसके साथ हो जाती है, वो हमदर्दी हमें स्वाद देती है, उसको हम कहते हैं करुणा रस। अगर प्रेम में हम लें, कोई प्रेम करते हैं, उसमें असफल हो जाते हैं, रो रो के बुरी हालत हो जाती है, हमें उन पे तरस आता है, वो वहां भी करुणा रस है। माँ का बच्चा बीमार है, दुखी हो रहा है, माँ को तरस आ रहा, तो ममता करुणामयी हो जाती है, जी वहां भी करुणा रस है।
सो इसमें शोक, गमी ये जरूरी है। जी तो मैं कई दफा जहां बोलने का मौका मिलता है तो सिर्फ जोश लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई के लिए करुणा रस भी जरूरी है। आप अगर करुणा रस होगा तो जिसके साथ हमदर्दी है उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। कई रस इकट्ठे हो गए, प्रेम भी हो गया, लड़ाई भी होगी, क्रोध भी हो गया सिर्फ, तो उसके बाद अद्भुत रस, अद्भुत हैरानी वाला, कविता में जो कहा जाता है वो दिखाया जाता है, उसको देखकर हम बहुत हैरान होते हैं। तो हैरान करने वाला दृश्य, हैरान करने वाली चीज हमें अपनी तरफ खींचती है, वो रस है अद्भुत रस। जी मगर एक चीज है उसमें, विस्माद जरूर होता है। ओके हाँ जी, विस्वाद विस्माद जी क्या होता है, हैरानी भी होती है, हमें डर भी लगता है। इसका जो है ना अद्भुत, अद्भुत का मतलब भी हैरान होता है, जी हैरानी होती है मगर स्वातली हैरानी होती है। हम हैरान होते हैं कि ये कैसे हो गया, पर मन को नशा भी मिलता है साथ में, दोनों का संगम हो जाता है इसमें। कई जी दृश्य होते हैं, फिल्मों में आते हैं दृश्य, बहुत दृश्य आते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, आपकी बेटी विवाह के बाद किसी कारण से बाहर गई हुई 10 साल बाद आती है, जब अब आपको आके मिलेगी तो क्या होगा, यही अद्भुत चीज होगी, हैरानी होगी आपको जी और साथ में विस्माद रस भी आएगा, ओके जी दोनों सर चीजें होगी। तो ये किसी भी रूप में दुनिया में घटता रहता है ये। तो ये अद्भुत रस हो गया। एक बीभत्स रस होता है घृणा, जी नफरत। जी हम किसी को नफरत करते हैं, अगर वो नफरत की भावना कविता का विषय बन जाए तो वहां ये बीभत्स रस आ जाएगा। जी है जी, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, ये साफ है बिल्कुल। विभत्स हमें जैसे कि उसका मीनिंग ही वर्ड का यही है। हाँ, दुश्मन कोई भी सामने आ जाए जिसको हम नफरत करते हैं और उसमें से जो भावना पैदा होगी, आप 4 लाइनें कविता की लिख देंगे तो उनका उसका पीस में उन पंक्तियों में ये रस आ जाएगा, बीभत्स रस। अच्छा, एक भयानक रस होता है, अद्भुत रस और भयानक रस, इसमें अंतर समझना हो। जी जो भयानक रस होता है उसमें सिर्फ डर ही डर होता है। रास्ते में आपने सांप को देख लिया, डर के पीछे भी भाग रहे हैं और उसको देखते भी रहते हैं, ये तो हो गया अद्भुत रस। हमें आनंद भी आ रहा है उसको देख के, डर भी लग रहा है कि हमारी तरफ ना कहीं आ जाए। जी तो ये बीभत्स रस ये सिर्फ डर है। जब सांप को देख के हम भागेंगे और वो हमारे पीछे आ रहा होगा तो सिर्फ एक ही रस होगा, वो होगा भयानक रस। ठीक है जी। यहाँ कई जी सिचुएशंस आती हैं ऐसी, कोई लड़ रहे होते हैं तो हम छुड़ाने भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, कि मेरे को ही न मार के दे, जी देखते भी रहते हैं और भागते भी नहीं। हाँ तो आगे आता है हास रस, इसको तो सभी जानते हैं।
कविता में जब किसी बात पे हमें हंसी आ जाए, वो हास रस है। एक तो होता है प्योर हास रस, जो सिर्फ हंसाने के लिए होता है, मगर एक रूप कविता का ऐसा भी है कि उसमें व्यंग आ जाता है। जी तो व्यंग हमें हंसाता है क्योंकि उसमें कटाक्ष आता है। कई कविताएं तो सिर्फ हंसाने के लिए होती हैं और कई व्यंग की होती हैं। हम हंसते भी हैं और हमें ज्ञान भी देती हैं, व्यंग भी करती हैं। जी तो हास रस का जो स्थायी भाव है, जिसमें फीलिंग है, उसको हास्य कहते हैं। हास्य स्थायी भाव है, उसमें से ये हास रस आता है। तो आखिर पे 9वां नंबर शांत रस का है। जी शांति, मन की शांति लाने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। घर में शादी हो रही है, खुशी का माहौल है। जो बड़े लोग हैं, डांस वगैरह नहीं कर सकते, वो वैसे शांत बैठे रहते हैं। अंदर उनके खुशी होती है, वो शांत बैठे रहते हैं। उस समय उनके मन को कोई तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल। मगर वो टेम्परेरी होती है। जिसकी शादी हो रही है, अगर 4 दिन बाद वो दुखी हो गया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, दुख में कन्वर्ट हो जाएगी, जी वो शांति खत्म हो जाएगी। खुशी मिलती है, पक्की खुशी, परम आनंद। सो इसका संबंध आम तौर पे आध्यात्मिकता के साथ है। जी तो जो वो भी जो हम भक्तिमय कविता लिखते हैं, आध्यात्मिक हाँ, कविता और भक्तिमय कविता। भक्ति में, तो जी भक्ति है क्या? प्रभु का नाम लेना भक्ति नहीं है। उसके प्रेम में तड़पना, वो भी भक्ति नहीं है। वो तो ये बताती है कि प्रेम कितना ज्यादा है। जी शांत रस उसमें नहीं होता, उसमें शांत रस नहीं होता। वो तो जी रोता है आदमी, बिछोड़ा, जुदाई, जी ये महसूस करके रोता है। मगर साधना करते करते ऐसी स्टेज आ जाती है, ऐसी अवस्था आ जाती है, जहां आदमी दुख और सुख की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। जी ये जो संत लोग हैं, मुसलमानों में सूफी लोग हैं, जी हमारे भक्त हैं, सिखों के गुरु हैं, ये यही रास्ता बताते हैं। जी अब जब हम ईश्वर के आगे, मैं सोचता हूँ ऐसे, ईश्वर के आगे हम प्रार्थना करते हैं कि ऐ परमात्मा मेरे को खुशी दे, मेरे को खुशी दे, खुशी दे, एक बेटा हो जाए। वो बेटा तो दुख की संभावना साथ में लेके पैदा होता है। ये संसारिक सुख जो है ना, इनके साथ तो दुख अटैच हुआ होता है, हमें दिखाई नहीं देता। वही बच्चा जब बीमार हो जाता है, फिर वो सुख अनंत गायब हो जाता है। मगर जो प्रभु से मिल जाता है, वो कहता दुख भी उसने दिया, सुख भी उसने दिया, जो तू चाहेगा वो हमें मंजूर है। जो मंजूर कर लेते हैं, वो शांति आ जाती है उनमें। दुख घटनाएं चाहे कितनी भी बुरी ना घटें, घट जाएं, वो एक ही अवस्था में रहते हैं, वो है परम आनंद। सो परम आनंद से परम शांति मिलती है। वो किसी किताब को पढ़ के, किसी कविता को पढ़ के अगर हमें मिले, तो वो शांत रस होगा। जी ये 9 रस है कविता में। जी अपना कबीर सर, कबीर जो दोहे लिखते हैं, उनको इस श्रेणी में डाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आध्यात्मिक है क्योंकि सारे। वो जी जी हाँ हाँ, वो डाल सकते हैं, फार्मूले हाँ हैं कि हमें परम आनंद कैसे प्राप्त हो। जी
जैसे कबीर लिखता है, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन अनंत, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। जी तो आम लोग जो व्याख्या करते हैं, अर्थ करते हैं, वो ये करते हैं कि कबीर जी ये कह रहे हैं कि बगैर मरने के आनंद नहीं प्राप्त हो सकता, जी। इसलिए जल्दी से जल्दी मर जाऊं तो आनंद मिल जाएगा। नहीं, तो एक शांति का भाव तो आ ही जाता है मन में सुनकर। तो ना जी, वो नहीं है। शांति का भाव ऐसे नहीं आता। वो जी मरना क्या है? हमारे मन की मौत। मन में जो इच्छाएं अच्छा हैं जी। जब पूर्ण नहीं होती तो हमें अशांति मिलती है, दुख मिलता है। तो जब हम अपने मन को अपने तरीके से प्रयोग करना सीख जाएं, उसको जिंदगी में अपने लगाम हमारे हाथ में हो तो हमें जी शांति मिलती है। जब लगाम नहीं होती तो वो जैसे मर्जी नाचे, हमें भी नहीं जाता है। सो अच्छा उस जी। मरने का मतलब ये है, मेरे मन का मरना। ठीक, तो मरूं तो मन की हर के इच्छाओं का। द्वार, हरि के द्वार के बगैर तो ऐसे मरा नहीं जाता। उसका नाम ले लेके ही मन में काबू आता है, कंट्रोल आता है, नियंत्रण आता है। उस नियंत्रण के बाद हमें परम आनंद मिलता है। अच्छा जी। तो ये है। गुरु नानक ने कहा था, मन जीते जग जीत। अगर तू मन को जीत ले तो जग को, दुनिया को जीत लेगा। अब सीधा सा बता देते हैं, मन को जीत लो जग जीत जाओगे, ऐसा करोगे ऐसा करोगे। कैसे जग जीतेगा वो? मन जीतने के बाद जग कैसे? जग के जीतने का क्या संबंध है इसमें? सो इसका मतलब ये है कि ये अगर मन अपनी मर्जी करता रहा तो तेरी मर्जी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मन में कमजोरियां होती हैं। शराब पीने की कमजोरी है। किसी को शराब की बोतल दे दो, अपना काम निकलवा लो। जीते आप नहीं, शराब देने वाला जीत गया। आपके मन की कमजोरी का फायदा उठा लिया उसने। पुराने महाराजे होते थे, किसी राजे को लालच देकर उस विष कन्या भेज देते थे उसके पास। वो उसमें बिजी हो जाता था, कमजोर हो जाता था, फिर उसके राज को काबू कर लो। सो लालच कमजोरी है हमारी। कोई भी चीज, किसी का लालच दे दो कि आप ये बात, आपको ये चीज दे देंगे तो आप ऐसे कर लो, हम उसके काबू में आ जाएं। तो जीतता कौन है? जगत, जग जीतता है। अगर हमारे मन में कमजोरी ना हो कोई तो फिर हम जीतते हैं। मन जीता, जग जीता। ऐसे मन अगर हम जीत लें तो जग को जीत सकते हैं। जी वैसे है। कितना टाइम है हमारे पास? हो गया कि? जी, अपने सभी रसों के बारे में बता दिया ना सर? हाँ जी, सभी रसों के बारे में जी। अगर कोई शंका है तो अभी बता दो। सर हम बाद में हर एक जो रस है अगली बार शायद उसका एग्जाम्पल के रूप में हमारे जो कवि हैं, उन्होंने जो कविताएं लिखी वो किस किस रस के कैटेगरी में पड़ती है, फिर से हम एक बार इसका एक नेक्स्ट एपिसोड में वो देख ले तो बहुत अच्छा रहेगा, तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मतलब सपोज रिवीजन हो वीर रस है जाएगी। तो ठीक है। किसी कवि की वीर रस की कविता ले ले, ठीक दिनकर है। साहब की ले ले किसी की। हाँ जी। हाँ। और सर तो अभी लगभग समय हो चुका है, लेकिन जाने के पहले सर आपकी कोई भी कविता जिसमें आपने जो ये 9 रस बताया उसमें से कोई सा भी रस हो, वो प्लीज हमें एक बार सुना दें। रस तो आपको पंजाबी में मुश्किल आती है तो मैंने कुछ पंक्तियों को अनुवाद किया है उनका, हिंदी में आपको सुना सकता हूँ मैं। जी सर, धन्यवाद, स्वागत है सर। एक गजल है। मर मर कर भी, मर मर कर भी मुझे यही
समझ आई है, मर मर के भी मुझे यही समझ आई है, मेरी ये वफा है जो तेरी बेवफाई है, वाह मेरी वाह ये वफा है जो तेरी बेवफाई है। तो ये वियोग में से पैदा हुई है। जी जी जी। हाँ, ये मैंने जो लिखा है ना, ये किसी प्रेम के पर आधारित नहीं है कुछ भी। मैंने जो हमारे रिलेशन है समाज में, खून के रिश्ते, दूसरे जी रिश्ते, उन रिश्तों में भी यही काम करती हैं चीजें। जी मगर जी। मैं क्योंकि वफादार हूँ, मैं वफा करता हूँ, इसलिए मुझे तेरी ये बेवफाई लगती है। अगर मैं तेरे जैसा ही हो गया तो फिर तो पहचान ही ना आए। जी। बहुत अच्छा सर, बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में लिखा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत जालिम तेरा ये शौक सेकने का, सेकन का अर्थ सब समझते हैं आप? जब सर्दियों में आप अग्नि के पास बैठते हाँ हैं तो वो जो जी 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 उसको जी जी, सेकना समझ कहते गए। जी सर। हैं। बहुत जालिम है तेरा ये शौक सेकने का, इसीलिए तो तूने पानी को आग लाई है। वाह। तूने सेकने के लिए, मैं तो पानी हूँ, मुझे आग फन। लगा दी। जी, लगाइए। जी जी जी। वाह। रिश्ते में आके और बड़ा कुछ करते हैं ये कुछ। ये जो पोला बहुत प्यारा मुस्कुराए हो, ये जो पोला बहुत प्यारा मुस्कुराए हो, शायद मेरी खुशियों की मौत आई है, शायद क्या बात मेरी है। खुशियों की मौत आई है। प्यार से आपको कहेंगे मुझे इतने पैसे चाहिए, आप दे दोगे, फिर वो वापस नहीं करते तो खुशियों की मौत तो हो गई। जी जी सर, बहुत अच्छी। मेरी ये खता थी कि मैं फैला दी झोली, मेरी ये खता थी कि मैं, मेरी ये खता थी कि मैं फैला दी झोली, जब जब तूने मुहब्बत की खैर पाई है, जब जब तूने मुहब्बत की खैर पाई है, मर मर के भी मुझे यही समझ आई है, मेरी ये वफा है जो तेरी बेवफाई है। शुक्रिया। अद्भुत सर, लाजवाब। बहुत अच्छे सर, धन्यवाद हमें इतना सुंदर बहुत सुनाने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो इसके साथ ही हम कार्यक्रम का अंत करेंगे। हाँ जी। डॉक्टर हरजीत सिंह सदर जी, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इतना हमारा ज्ञानवर्धन करने के मैं लिए फिर आप बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी आपको। सर। सर थैंक यू अंकल जी। प्रणाम सर। योगिता जी का भी धन्यवाद करती हूँ। इस कार्यक्रम की उन्होंने रूपरेखा तैयार की है, योगिता जी हैं, और उनका साथ हाँ हमेशा बिल्कुल मिलता रहा है। योगिता जी का भी बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। मैं भी इनका धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने सारा प्रबंध किया है, तो बहुत अच्छा। बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद अंकल जी, आपका के साथ जुड़ के बहुत सारी हमें चीजें बातें सीखने को मिली है।
और हम शुक्रिया। उसको अपने कविता में जब लिखने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ और अटक रहे हैं चीजों में। तो हाँ जैसे कि बिल्कुल। लेखा जी ने और बहुत बोला है कि अगली बार हम इनको और डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरण के साथ हम और इन हाँ रस को डिटेल में पढ़ेंगे, और इनके और भी अगर भेद हैं श्रृंगार रस के या वीर रस के, तो उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे आपके हाँ माध्यम से। बिल्कुल। हाँ तो उससे उससे क्लियर हो जाएगा कौन जी, सा रस रस हाँ कैसे जी, पहचाना जाता है। हाँ जी, तो वो भी है। और ठीक। अगर हम साथ में ही अपने प्रोग्राम के माध्यम से, मैं रेखा जी से अनुरोध करती हूँ कि जब प्रोग्राम एंड हो तो उससे पहले अगर हम अपने जो भी दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हैं या पोएट्स हैं जो नए लिखने वाले हैं, अगर वो अपनी हम्म। कविताएं लिख के भेजना चाहें इस प्रोग्राम के माध्यम से, ताकि वो जान सके कि उनकी कहाँ पे त्रुटियां हैं, या हाँ हाँ पहचान सके बिल्कुल कि कौन सी, तो वो बिल्कुल। भी उसमें भी हमें अंकल जी का सपोर्ट जो है वो प्रॉपर मिल सकेगा। तो हाँ बिल्कुल। वो भी जी हम बिल्कुल। अपने ग्रुप में मैसेज में डाल सकते हैं, और अपने बाकी कवियों को भी बोल सकते हैं कि वो जुड़े ठीक है और ठीक है। थोड़ा तभी पाठशाला का तो जी तभी फायदा होगा ना। हाँ जी, हाँ तो जुड़ेगा। पिछली बार भी सर ने ये बात कही थी एक्चुअली कि लिखना हाँ और मुझे भेजना, तो हम लोग देखेंगे जी, कि कैसा है फिर। कैसा है जी। तो। और बहुत ही और अच्छा संचालन आपका, और बहुत ही एक नेचुरल कन्वर्सेशन जो जैसे कि स्कूल में टीचर और उनके बीच में होती है ना, बिल्कुल वैसे ही, मैं तो कहती हूँ उससे भी ज्यादा फ्रेंडली तौर पे बहुत अच्छे तरीके से रेखा जी ने प्रश्न पूछे, और अंकल जी ने उतने ही अच्छे तरीके से आज उनका जो हमें उत्तर दिया है। तो आज शुक्रिया। जी समय सर दिया है का, तो ठीक है जी थैंक यू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद योगिता जी। हाँ जी।